Good afternoon, student. This is your Hindi class. I am your Hindi teacher SK उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्षितिज काव्यखंड के शब्द फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था और शब्द फर्स्ट के जो कबीरदास का पद था उसके बारे में भी एक रिव्यू किया था और शब्द फर्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने PDF फाइल के रूप में आप क्लास 9th के ग्रुप में शेयर किया हुआ है। वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वो आप अपने क्वेश्चन आंसर आप क्षितिज के कॉपी में के काव्यखंड में करोगे और उसमें से फर्स्ट और उसमें 3 क्वेश्चन हमने PDF फाइल में दिया है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप एज ए होमवर्क भी आपको करना है और फेयर में 1 2 3 क्वेश्चन आपको करना है जैसे एज इट इज़ आपको दिया गया है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिंदी लैंग्वेज पर है। हिंदी लैंग्वेज में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। उस पर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया जा चुका है। आज का जो दूसरा चैप्टर है वो समास भी आपने क्लास 8th में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा इंट्रो करते हुए यानी सामान्य से विशेष की ओर चलना है, तो इसमें कुछ बेसिक बातों को भी बताया जाएगा और कुछ ऐसी बातों को जो कि आपने क्लास 8th में नहीं पढ़ा है। अब जो अपने रिसेंट टॉपिक पर आते हैं समास की जो अगर परिभाषा को आते हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो कम से कम 2 शब्द होना जरूरी है। अगर 2 से कम शब्द होगा तो समास नहीं बनेगा। समास को समस्त पद या सामासिक पद के नाम से भी जाना जाता है। यानी समास को चाहे समस्त पद कहें या सामासिक पद कहें या समास कहें, इन 3 नामों से हम समास को जानते हैं। अब किसी भी समास में 2 पद होते हैं। बिना 2 पद के किसी भी समास की रचना नहीं हो सकती। पहला पद पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उदाहरण के रूप में भी इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में जो पहला पद है राज, उसको पूर्व पद, जैसे हमने इंडिकेशन किया है, ये पूर्व पद कहलाता है और पुत्र को उत्तर पद कहा जाता है। सामासिक पद को अलग करने की यानी समास को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र हमारा सामासिक पद या समास या समस्त पद है। अब इसको अलग करने पर क्या कहलाएगा? राजपुत्र को राजा का पुत्र, यही समास विग्रह है। जैसे पहले चैप्टर 1 में आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय में समझा कि उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्दों की रचना हो रही थी, वहीं समास के द्वारा भी हमें नए शब्दों की रचना होती है। अब इसके भेद के रूप में आगे बढ़ते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के निम्नलिखित समास के भेद, समास के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुत ही सिंसियरली आपको इसको लेना है। पहला है अव्ययी भाव समास। पहले को परिभाषित किया जा रहा है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? परिभाषा पर आते हैं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके विशेषता को या इसके कैरेक्टरिस्टिक को ट्रिक के रूप में भी समझ लें, क्योंकि समास केवल आपके 9, 10, 11, 12 तक ही सीमित नहीं है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी अब व्याकरण से प्रश्न आता है, समास से आता है, तो उसके बिहाफ पर भी हमने ये लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो ट्रिक क्या है? पहला,
पहला पद छोटा होता है लेकिन प्रधान होता है। दूसरा, पहला पद ज्यादातर उपसर्ग के रूप में होता है। उपसर्ग आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तीसरा जो है, इसकी विशेषता क्या है, एक ही पद कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे पहला आजन्म यानी जन्म से लेकर, ये आपका हो गया। इसमें देखिए आ जो है आपका उपसर्ग है, और लेकिन ये जन्म को क्या कर रहा है, ये एलेबोरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी जन्म की व्याख्या कर रहा है, यानी इसके बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये प्रधान हुआ। और दूसरा जो अभी हमने कहा कि एक ही पद कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होते हैं, तो दूसरा जैसे हाथों हाथ, इसमें एक ही शब्द दो बार आया है, हाथ प्लस हाथ। अगला जो है समास पर जाते हैं, तो आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, तो जिस समास में पूर्व पद गौण होता है, गौण का मतलब छोटा होता है या महत्वहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेष रूप से तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद, अब देखिए विशेष है इसमें, ये इस पर आपको स्पेस नॉट इनफ स्पेस क्लोज कर दो।